नमस्कार, मैं सुशील कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार श्री भीष्म साहनी जी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत का वाचन करेंगे। चीफ की दावत कहानी एक दावत की घटना पर आधारित है, जिसके माध्यम से नगरों में रह रहे मध्यम वर्गीय परिवारों में तेजी से उन्नति करने की लालसा, अवसरवादिता, स्वार्थ पूर्ति के लिए पारिवारिक संबंधों की आत्मीयता को ताक पर रखने की प्रवृत्ति उजागर हुई है। आइए इस परिप्रेक्ष्य पर आधारित कहानी चीफ की दावत का वाचन करते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी, अर्थात उनके बॉस की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पहुंचने तक की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने हुए, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। ओहो, मां का क्या होगा? इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। इस बात की ओर न उनका और न ही उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर श्यामनाथ अपनी श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? यह तो हमने सोचा ही नहीं। श्रीमती काम करते करते जैसे ठहर गई और थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया के यहां इनका फिर से आना जाना शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। मां से कह देंगे कि जल्दी खाना खाकर शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे के करीब आएंगे। इससे पहले ही मां अपने काम से निपट लें। सुझाव तो ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। श्यामनाथ ने कहा, तो मां को कह देंगे कि दरवाजा अंदर से बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या फिर मां को कह देंगे कि अंदर जाके सोए नहीं, बैठी रहें। अब और क्या करें? इस पर श्यामनाथ की पत्नी बोली, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ इस पर कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये अपने भाई के घर जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। इस पर पत्नी बोली, वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। श्यामनाथ मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी। सुबह से तैयारी होते देख देख मां का दिल भी धड़क रहा था। सोचने लगी, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, भगवान करे सारा काम आसानी से निपट जाए।
अब श्यामनाथ ने कहा, मां, तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 के करीब आएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए बोली, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। श्यामनाथ बोला, चलो जैसे भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। अब श्यामनाथ ने आगे कहा, और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, तुम उतनी देर यहां बरामदे में बैठे रहना। फिर जब हम यहां आ जाएं, तो तुम गुस्ल खाने अर्थात बाथरूम के रास्ते बैठक में चले जाना। यह सुनकर मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। अब श्यामनाथ ने कहा, और मां, आज जल्दी सो मत जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। मां ने लज्जित सी आवाज में कहा, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, पर फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोचा, जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, उनमें देसी अफसर, उनकी स्त्रियां भी होंगी, कोई भी गुस्ल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह फिर झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे की कोठरी के बाहर रखते हुए वह बोले, आओ मां, इस पर जरा बैठो तो। मां अपनी माला को संभालती हुई, पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अब श्यामनाथ ने कहा, यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह कोई खाट नहीं है, चारपाई पर ऐसे बैठते हैं। यह सुनकर मां ने टांगे नीचे उतार ली। अब श्यामनाथ कहता है, और खुदा के वास्ते आज नंगे पांव नहीं घूम रहा है, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ तो ना मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। श्यामनाथ ने कहा, अच्छा मां, कपड़े कौन से पहनोगी आप? मां ने कहा, जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहोगे पहन लूंगी। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे हुए फिर अधखुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों की तरफ सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्टली इम्पेकेबल। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, बिस्तर कहां बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती जी कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। मां को सिर से पांव तक देखते हुए वह बोला, मां, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, पहनकर तो आओ जरा, मैं देखूं। यह सुनकर मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने के लिए चली गई। फिर श्यामनाथ बोले, यह मां का झमेला तो बना ही रहेगा। कोई ढंग की बात हो तो कोई कहे भी, अगर कहीं उल्टी सीधी बात हो गई और चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा ही जाता रहेगा। थोड़ी देर में मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। मां का छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर पर आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। इस पर श्यामनाथ बोला, चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वुड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। इस पर मां ने कहा, चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा,
तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह जाकर लगा। तुनक्कर बोला, अब यह कौन सा राग छेड़ दिया मां? सीधा कह दो कि नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया है ना। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। इस पर मां बोली, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। कहानी आगे बढ़ती है। 5:30 बज चुके। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती जी कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते ही एक बार फिर मां को हिदायत देते गए, मां, रोज की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठने रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से उसका जवाब देना। अब मां ने कहा, मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। सोचा, अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को देखकर तो वह वैसे ही घबरा जाती है, और यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछ ले। मैं क्या कहूंगी। मां का जी चाहा कि चुपचाप पीछे विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। कहानी आगे बढ़ती है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी आज सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई। मेम साहब को पर्दे पसंद आए। सोफे कवर का डिजाइन पसंद आया। कमरे की सजावट पसंद आई। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहां पर आज उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का एक केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरता गया, पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ, पीछे पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उसकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के सामने मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी और दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए, दायां सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। यह देखते ही श्यामनाथ क्रोधित हो उठे। जी चाहा कि मां को अभी धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, लेकिन ऐसा करना तो संभव न था।
चीफ और उसके बाकी मेहमान भी तो साथ खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की स्त्रियां हंस थी। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने सारे लोगों को देखकर मां ऐसे घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। मां के पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। श्यामनाथ ने कहा, मां, तुम जाकर सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और अब खिसियाती हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वहीं खड़े हुए बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ तो दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर था। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। अब तो मां और भी घबरा गई। श्यामनाथ ने कहा, मां, हाथ मिलाओ। पर मां हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराकर मां ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ पर रख दिया। श्यामनाथ अब तो दिल ही दिल में जल उठा। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। श्यामनाथ बोला, यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो कि दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ जरा। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। श्यामनाथ बोला, कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है, मैं ठीक हूं। श्यामनाथ फिर कहता है, मां कहो, हाउ डू यू डू। अब मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर से सभी ने कह कहा लगाकर अपनी हंसी दी। वातावरण अब हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने चहकने लगे थे। अब तो श्यामनाथ का मन भी क्षोभ से कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अभी भी पकड़े हुए थे। साहब के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, साहब, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए और बोले, सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मां को टिकटिकी बांधे देखने लगे। श्यामनाथ अपनी मां से कहते हैं, मां, साहब कह रहे हैं कोई गाना सुना दो, कोई भी पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही गाने याद होंगे। मां धीरे से बोलती है, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। श्यामनाथ कहता है, वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। इस पर मां ने कहा, मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। श्यामनाथ ने कहा, अरे मां, कोई भी बढ़िया टप्पे सुना दो, जैसे दो पत्थर अनारा दे। अब तो देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने भी इस सुझाव पर तालियां बजाई। मां कभी दीन दृष्टि से अपने बेटे के चेहरे को देखती तो कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। लेकिन इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां। इसके बाद तो हां या ना का प्रश्न ही नहीं उठता था। मां बैठ गई और क्षीण, दुर्बल, लरजती आवाज में
एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी बहने हरियाते भागी भरिया है। यह सुन देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गाकर मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब भी तालियां बजाना बंद ही न कर रहे थे। श्यामनाथ की खीज अब प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ तो खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ है साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट कर दूंगा। आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं, वह पूछ रहा हूं। अब श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले कि सर, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। इस पर साहब बोले, ये फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां को बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी है क्या अपने घर में? यह सुन मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठाकर ले आई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। फुलकारी पुरानी थी। जगह जगह से उसके तागे टूटे हुए थे और कपड़ा भी फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, सर, यह तो फटी हुई है, मैं आपको नई बनवा दूंगा। मां बना देंगी? अब अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, क्यों मां, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई, इन्हें ऐसी फुलकारी बना दोगी ना? यह सुनकर मां चुपचाप रही। फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, सर, वह बना देगी, जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। इस पर साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी आंखें हट गई तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुंचती, पर आंसू तो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। मां ने बहुत दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू तो बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। मां दीवार से सट कर बैठी हुई आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव अब ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई की प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मां। मां का दिल बैठ गया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। सोचा, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी,
क्या बेटे ने अभी तक उसे क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और मां को आलिंगन में भर लिया। मम्मी, ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ही ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूं। ओ मम्मी, ओ मम्मी। मां की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। यह सुन श्यामनाथ का झूमना अचानक बंद हो गया और उसकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उसकी बाहें मां के शरीर पर से हट आई। कहने लगा, क्या कहा मां? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? अब श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। वह बोलता गया, मां तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास भी नहीं रख सकता। इस पर मां बोली, नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाना खा पहन लिया, अब वही क्या करूं, वहां क्या करूंगी। जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। इस पर श्यामनाथ ने कहा, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही तो फुलकारी देने का इकरार किया है। इस पर मां ने कहा, मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। श्यामनाथ बोला, मां तुम मुझे धोखा देकर यूं चली जाओगी? मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं क्या, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यह सुन मां चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? श्यामनाथ बोला, मां कहा तो नहीं, मगर देख नहीं रही थी कितना खुश होकर गया है। कह रहा था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। अगर साहब खुश हो गया तो मुझे हो सकता है इससे बड़ी नौकरी भी मिल जाए, मैं भी बड़ा अफसर बन जाऊं। यह सुन मां के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे मां का झुर्रियों भरा मुंह जैसे खिलने लगा हो। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। मां ने कहा, तो तेरी तरक्की होगी बेटा। श्यामनाथ कहता है, तरक्की यूं ही थोड़ी हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं, बहुत हैं। इस पर मां बोली, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और मां दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ ने कहा कि अब सो जाओ मां। यह कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर श्यामनाथ चला गया। लेकिन मां का हृदय देखिए कि बेटे की तरक्की के लिए वह इस उम्र में भी सब कुछ करने को तैयार है। यह है मां का हृदय। धन्यवाद।